बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं SST की जो सीट्स है वो अनाउंस हुई हुई हैं KPK में, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस की एक नई लेक्चर सीरीज, जिसमें सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर और उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज अ कंप्यूटर? तो सिंपल सी बात करें तो कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ ब्रेन। कंप्यूटर को हम इंफॉर्मेशन देते हैं जिसको इनपुट कहते हैं, देन कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद उस प्रोसेस के बाद जो आउटपुट है वो हमें डिलीवर करता है, और इसके साथ जो प्लस है वो उस इंफॉर्मेशन को या उस प्रोसेस को स्टोर भी कर सकता है, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड है, उससे ओरिजिनेट हुआ है कंप्यूटारे। ये लैटिन वर्ड है, उससे ओरिजिनेट हुआ और ये वर्ड यूज होता था टू कैलकुलेट, विच मीन्स कि कंप्यूटर की जो जरूरत सबसे पहले महसूस हुई थी वो सिर्फ कैलकुलेशन की हुई थी। सिंपल कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले इसकी जरूरत इसी चीज के लिए महसूस की गई और यही जरूरत थी जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर तक हमें लेके आई है। तो डेफिनेशन की बात करें, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक रॉ डाटा एज इनपुट, स्टोर द डाटा, process it according to instruction and displays the information as an output। तो हमारे पास रॉ डाटा है, इनपुट है, प्रोसेस है और स्टोर है और आउटपुट है। ये वो चार चीजें हैं जो कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाती हैं। अब इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था, या जिसको हम कह सकते हैं कि बेस थी कंप्यूटर की, जो रूट थी, वो थी अबैकस। अबैकस जो है बेबीलोनिया में अबाउट 5000 ईयर अगो सबसे पहले यूज किया गया था। ये कंसिस्ट करता था एक वुड फ्रेम के अंदर जो है वो रॉड्स और बीड्स का कॉम्बिनेशन था। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर एक जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार होती थी, उसके ऊपर एक एक जो है वो बीड होता था, उसके नीचे जो है वो 4 से 5, कहीं में 4 बीड्स होते थे, कहीं में 5 होते थे, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो इसमें जो ऊपर वाली ये जो लाइन है, इट इज यूज्ड टू कैरी, ये हासिल जो है उसको आगे पीछे ले जाने के लिए थी। इसकी जो फर्स्ट रो है ये वंस को रिप्रेजेंट करती थी, फिर टेंस, 100, 1000 एंड अप टू सो ऑन। और इसी तरह हम इनको ऐड करके, फॉर एग्जांपल अगर ये एक बीड है, ये 1 को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके साथ इस बीड को मिला देंगे, इट विल बी 11, देन दिस इज 111, 1111 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह इन नंबर्स के साथ इसको एडिशन, फर्स्ट एवर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता था। In some cases also used for the subtraction as well। उसके बाद in 1600 जॉन नेपियर, वो मैथमेटिशियन था जिन्होंने लोगारिथम को इंट्रोड्यूस करवाया था। 1550 में स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे। अप्रैल 4 1617 में ये तकरीबन 66 या 67 साल की उम्र में जो इनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने सबसे पहले कैलकुलेटिंग रॉड्स जो थी उनका कॉन्सेप्ट दिया, जिनको बाद में नाम दिया गया नेपियर्स बोन का। इट इज लाइक अ स्टिक, जो हड्डियां जो थी वो हड्डियों के पीस थे, उसके ऊपर सिंबल्स के जरिए जो इंफॉर्मेशन थी उनको स्टोर किया जाता था या उनको कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बट जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है, जिसको हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली कि एक मशीन थी जो मैकेनिकल जो पुर्जे थे उनकी बेस पे काम करती थी एंड यूज्ड फॉर अ कैलकुलेटर, ये 1642 में 19 साला एक मैथमेटिशियन थे ब्लेसी पास्कल, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। और उसके बाद जिसको पास्कलाइन कहा गया, जिसको बाद में पास्कल एडर या डेप्रिकेटर भी कहा जाता था, या उसको पास्कलाइन भी कहा जाता था। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स विच कैन कैरी 10, 100, 10,000 तक उसको कैरी कर सकता था, और ये गियर्स के कॉम्बिनेशन थे, इनके जरिए जो कैलकुलेशंस थी वो की जाती थी। उसके बाद जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ये जिसके पहले बात की पास्कलाइन की, इट वाज एक्चुअली अ बेसिक कैलकुलेटर, बट इसकी जो नेक्स्ट शेप है दैट इज अ डिफरेंस इंजन। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था जो इनपुट लेता था, उसको प्रोसेस करता था और हार्ड फॉर्म में प्रिंट आउट देता था आउटपुट की। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जिसको रेफर किया जाता है दैट इज डिफरेंस इंजन, विच इज इन्वेंटेड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बाबेज इन 1822। और इसी इन्वेंशन की वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न या फादर ऑफ कंप्यूटर भी
कहा जाता है। चार्ल्स बाबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ दिस डिफरेंस इंजन which basically used to give some information as an input. It process that input and give the output in the hard form on in the form of punch cards. अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने ही फर्दर एक जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश की जिनको एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। 1837 में इन्होंने उसको प्लान किया, बट ये उसमें कामयाब नहीं हो सकी। उसकी वजह यह थी कि एट दैट टाइम 1837 में जो टेक्नोलॉजी थी उसकी इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। इनको इनकी सोच के मुताबिक जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट थे या रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी थी वो नहीं मिल सकी, इस वजह से वो उसको बनाने में कामयाब नहीं हुए। बट ये आइडिया जो थे वो दे गए थे। बट उसके बाद उन्होंने एक बेसिक जो प्रिंसिपल जो था मॉडर्न कंप्यूटर का वो उन्होंने बता दिया था, जिसकी बेस पर एनालिटिकल इंजन जो है वो बाद में बनाया गया, जिसको फर्दर जो है एक इवॉल्व शेप कहा जाता है मैकेनिकल कंप्यूटर की। और इसमें जो बेसिक जो सिस्टम था, जो एक्चुअली आज के सिस्टम जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल होता है, दैट इज ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये वो बेसिक यूनिट था, ये वो बेसिक प्रिंसिपल था जिसकी बेस पर जो एट दैट टाइम एनालिटिकल इंजन और उसके बाद फर्दर जो कंप्यूटर सिस्टम की बेस रखी गई, जो इनपुट को पंच कार्ड की सूरत में इनपुट को लेता था और उसकी मेमोरी को वो स्टोर भी करता है, प्रोसेस भी करता है और आउटपुट भी देता था। इसके अंदर उन्होंने ब्रास गियर्स यूज किए थे और इस एनालिटिकल इंजन को एक स्टीम इंजन के जरिए जो वो पावर दी जाती थी। उसके बाद जी इसमें जो मेजर रोल आ जाता है फर्दर डेवलपमेंट के अंदर, दैट इज हरमन हॉलरथ, जो कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो थी, IBM एक कंप्यूटर कंपनी थी एट दैट टाइम, उसके ऑनर थे। उन्होंने जो वो मैकेनिक्स को इस्तेमाल करते हुए डाटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड बेस्ड जो मशीन थी उसको इस्तेमाल किया, जो फर्स्ट टाइम 1890 में ऑफिशियली बाय यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट जो यूज की गई थी फॉर यूनाइटेड स्टेट सेंसस के लिए। 1890 में जो सेंसस हुआ था उसके अंदर जो डाटा था उसको स्टोर करने के लिए इस एनालिटिकल इंजन को ऑफिशियली किसी अदारे की तरफ से यूज किया गया था एंड इट वाज अ वेरी ह्यूज सक्सेस, जिसकी वजह से अदारा शुमारियात जो था यूएस का, उन्हें मिलियन ऑफ डॉलर्स जो थे उसकी उन्हें बचत हुई थी। जिसके बाद ये जो एनालिटिकल इंजन है जिसको पिक्चर में देख सकते हैं, ये काफी मकबूल हुए और IBM के जो ऑनर थे उन्होंने इसको टेक ऑन किया, इसके जो राइट्स थे वो परचेज किए और इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन थी वो स्टार्ट होती है। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है उसकी बुनियाद रखी जाती है और हम जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है उसको जनरेशन की सूरत में उसके मैकेनिकल पार्ट्स, उसके हार्डवेयर की बेस पे डिवाइड करते हैं। हार्डवेयर यानी कि उसके जो पार्ट्स है, जिस तरह वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई वैसे वैसे हम जनरेशन को जो फर्दर लेते चले गए। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम 5 जनरेशन अब तक जो हमारे पास नोन है उन सब की जो बेस थी वो हमने इसको डिवाइड किया है बेसिकली उसके मैकेनिकल पार्ट्स पे, जिस पे वो कंप्यूटर जो वो बनते थे। तो इसमें हमारे पास जो पहली जनरेशन है 1946 से 1959 जिसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था, उसकी जो बेस थी दैट आर द वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स आर जस्ट लाइक अ हैलोजन बल्ब, टंगस्टन बल्ब की तरह ही होते हैं। वैक्यूम एक ग्लास के फ्लास्क के अंदर जो है वो बल्ब यूज किए जाते थे, चूंकि ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, इस वजह से इनको काफी एनर्जी भी चाहिए होती थी और इन्वायरमेंट को कूल डाउन करने के लिए वहां पर एयर कंडीशनिंग की भी जरूरत पड़ती थी। और इसी तरह ये एक वैक्यूम ट्यूब की अच्छी खासी स्पेस होती है, तो कंप्यूटर्स चूंकि थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज वाई जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़ी जगह घेरते थे। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर इट्स लाइक कबर्ड, जिस तरह कमरे में हमारे कबर्ड्स होती हैं उनसे भी बड़े बड़े जो ये कंप्यूटर्स होते थे। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये वैक्यूम ट्यूब्स आप इनको देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स बेस्ड होते थे, बहुत कॉस्टली होते थे और उनकी मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स थी वो इंस्टॉलेशन के दौरान ही खराब हो जाती थी और कई तो थोड़ा वक्त चलने के बाद फ्यूज हो जाया करती थी, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से फ्यूज हो जाया करती थी, जिसकी वजह से काफी कॉस्टली पड़ जाते थे। हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से इनकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती थी और उसके बाद बहुत बड़ा साइज था, हीट प्रोडक्शन की वजह से एयर कंडीशनिंग की बड़ी जरूरत पड़ती थी, जो कि
एनर्जी एफिशिएंट एक सिस्टम नहीं रहता, नॉन पोर्टेबल था, जहां पर इंस्टॉल हो गया वहां से उनको मूव करवाना मुमकिन नहीं था क्योंकि बहुत बड़े सिस्टम थे और मूवमेंट के दौरान जो वो नुकसान बहुत हो जाता था। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा थी। इनमें जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है फेमस, उनमें से ENIAC है, एडवैक है, यूनिवैक है, IBM 701 है, IBM 650 है। ये वो मशहूर कंप्यूटर थे जिनको कमर्शियली प्रोड्यूस किया गया और मुख्तलिफ अदारों ने उनको अडॉप्ट किया। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है सेकंड जनरेशन। ये जो पुर्जा आपको नजर आ रहा है इसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं और सेकंड जनरेशन स्टार्ट होती है विद द इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो थे वो 1947 में बेल लैब्स की तरफ से जो वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे और एक ट्रांजिस्टर जो है वो 40 वैक्यूम, यानी अगर ये इस साइज की एक वैक्यूम ट्यूब है तो 40 इस तरह की ट्यूब्स हो तो ये इस साइज का एक जो ट्रांजिस्टर है वो उनकी कैपेसिटी पे काम कर सकता था। तो एज यू कैन सी 400 का डिफरेंस था साइज में। तो आप ये कह सकते हैं कि 400 गुना जो कंप्यूटर है ट्रांजिस्टर के आने की वजह से 400 गुना उनका साइज जो है वो छोटा हो गया। अब चूंकि ट्रांजिस्टर जो थे फास्ट थे, रिलायबल थे, प्रोग्रामेबल थे, तो फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस थी मशीन लैंग्वेज से वो हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई। जब ट्रांजिस्टर को एडअप किया गया तो उस वक्त कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कबोल या फोर्टान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये दो लैंग्वेजेस थी जो यूज होती थी इस तरह के कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट वन इज ये ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर ने, विच आर रिलायबल, स्मॉलर इन साइज, लेस पावर कंजप्शन क्योंकि इनके अंदर टंगस्टन ट्यूब्स नहीं है, बहुत छोटे सर्किट्स होते हैं जो एनर्जी एफिशिएंट भी है और कॉस्ट एफिशिएंट भी है। उसके बाद फास्टर थे फर्स्ट जनरेशन की निस्बत में और इनके लिए भी ये कॉस्टली थे क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थी एट दैट टाइम। नई टेक्नोलॉजी जरा कॉस्टली होती है और ये भी चूंकि ट्रांजिस्टर भी हीट प्रोड्यूस करते हैं तो इनके लिए भी वेंटिलेशन रिक्वायर्ड होती है। मेजर कंप्यूटर जो सेकंड जनरेशन के हैं दैट इज IBM 1620, IBM 7094, CDC 3600, यूनिवैक 1108। ये वो मशहूर कंप्यूटर्स थे सेकंड जनरेशन के। उसके बाद ये फर्दर मूव करें थर्ड जनरेशन की तरफ, तो थर्ड जनरेशन जो बेस करती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर। ये जो छोटा सा पुर्जा है ये आपकी उंगली के एक छोटे से हिस्से के ऊपर समा सकता है जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट या IC भी कहा जाता है। 1965 से ऑनवर्ड 1971 तक ICs का राज रहा है और ये ट्रांजिस्टर से भी, यानी कि 10-15 ट्रांजिस्टर हो तो उनकी जगह पर एक जो IC है वो इस्तेमाल हो सकता है। साइज में छोटे हैं, तेज काम करते हैं, रिलायबल है, जो एफिशिएंट है, ज्यादा कैपेसिटी है काम करने की। और इसी तरह जिस तरह कंप्यूटर की जनरेशन इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे जो इसकी लैंग्वेजेस हैं वो भी इवॉल्व होती हैं। फोर्टान, कोबाल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल, ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनकी बेस पर ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे इनको प्रोग्राम किया जाता था। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन ICs और ICs जो है बड़े रिलायबल थे, फास्टर, स्मॉलर इन साइज थे, फास्टर थे, बट अगेन न्यू टेक्नोलॉजी सो इट इज एक्सपेंसिव और ये भी हीट प्रोड्यूस करते थे तो एयर कंडीशनिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती थी, बट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ना होने के बराबर बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी जो थी उसको कंज्यूम करते थे। और इस जनरेशन के मशहूर जो कंप्यूटर्स हैं दैट आर IBM 360 पूरी सीरीज है, हनीवेल 6000 सीरीज है, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर है और IBM 370 168, ये वो मशहूर कंप्यूटर्स हैं जो थर्ड जनरेशन में बने हैं। उसके बाद ये फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं ये और जरा एडवांस आ जाते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं जरा जनरेशन, इस फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी है वो काफी जो है एडवांस होगी और ये बेस करने लगे माइक्रो प्रोसेसर में। इंटेल इज द मेजर कंपनी विच इज प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर फॉर द वर्ल्ड। और इनके साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ जो लैंग्वेजेस थी वो भी हाई लैंग्वेज पे शिफ्ट होगी, जैसे C++, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा, और वही यही लैंग्वेजेस जो थी वो माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम करती थी। अब यहाँ पर ये VLSI है यानी कि वेरी जो एफिशिएंट है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इनकी होती है, लेस एक्सपेंसिव है, पोर्टेबल। अच्छा, फोर्थ जनरेशन की एक और खासियत ये थी कि इन्होंने पोर्टेबल जो कंप्यूटर थे वो इन्वेंट करवा दी क्योंकि साइज बहुत कम हो गए थे। तो फर्स्ट लैपटॉप जो था वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, थर्ड जनरेशन में उसका कॉन्सेप्ट आ गया था बट वो
कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो सका, बट फोर्थ जनरेशन में ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स जो थे, लैपटॉप कंप्यूटर्स जो थे, पर्सनल कंप्यूटर्स जो थे, वो बहुत पॉपुलर हुए और ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से निकलकर लोगों के घरों तक, लोगों के डेस्क तक जाने शुरू हो गए। पीसीज जो थे वो इस्तेमाल होने लगे, साइज छोटा हो गया, पाइपलाइन प्रोसेसिंग, मतलब आप इसको एट अ टाइम कई प्रोग्राम जो थे वो रन कर सकते थे बैकएंड पर, और उसके साथ साथ कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके साथ इनके अपना ही एक कूलिंग सिस्टम जो था वो जनरेट करके उसको वो कूल डाउन कर सकते थे। इंटरनेट इन्वेंट हो गया तो इंटरनेट इनके साथ इंटीग्रेट हो गया, विच इंक्रीज देयर पॉपुलरिटी एंड, और इसकी जो इफेक्टिवनेस थी उसको भी इन्होंने इंक्रीज किया। नेटवर्क डेवलप हो गया, फिर ये सिस्टम जो थे पीसी से, जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे उनको अटैच करके जो नेटवर्क से वो डेवलप किए गए, विच फर्दर लीड टू द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट, और इंतहाई अफोर्डेबल हो गए, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कंप्यूटर काफी एक्सपेंसिव थे ड्यू टू टेक्नोलॉजी, और सिर्फ बड़े बड़े जो इदारे थे वो इसको अफोर्ड कर सकते थे, बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर दीज पर्सनल कंप्यूटर बिकम द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द डेस्क ऑफ अ पर्सन। घरों के अंदर, पर्सनल यूज के अंदर जो लोग थे वो पीसीज को रखना उन्होंने शुरू कर दिया। इनके जो फेमस सिस्टम थे उनमें स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था एट दैट टाइम। ओके जी, उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी मोस्ट लेटेस्ट जनरेशन ऑफ द सिस्टम, दैट्स फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिसमें जो ULS था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी, बिकम द VLS, माइक्रो प्रोसेसर की जगह पे अल्ट्रा लार्ज जो स्केल इंटीग्रेशन थी वो आ गई थी। और इसमें हम यूं कह सकते हैं कि मशीन स्टार्ट्स टू थिंक जस्ट लाइक ह्यूमंस, तो आप उसको ऐसी प्रोग्रामिंग करने लग शुरू हो गई थी, जो न्यूरल नेटवर्क के नाम से जो सिस्टम्स थे उनको स्मार्ट सिस्टम उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, एंड दे आर जस्ट लाइक थिंकिंग जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, और दैट वाई इनकी जो इफेक्टिवनेस थी, इनकी जो एप्लीकेशन थी और इनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी हमारी लाइफ्स के अंदर वो बढ़ती चलेगी। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ULSI माइक्रो प्रोसेसर थे, अल्ट्रा लार्ज स्केल जो इंटीग्रेशन थी, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये डेवलपमेंट थी सबसे बड़ी जो फिफ्थ जनरेशन की जिसने बुनियाद रखी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग थी, यानी कि हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन लेवल की लैंग्वेजेस है उसकी मदद से हम इसकी प्रोसेसिंग कर सकते थे। पैरेलल प्रोसेसिंग एडवांसमेंट आ गया, अफोर्डेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स मजीद हो गए। अब इसके अंदर जो थे वैरायटी ऑफ सिस्टम जो वो डेवलप हो गए, लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक्स, टैबलेट, स्मार्टफोन, जो आज की दुनिया के हमारे जितने भी सिस्टम थे दे ऑल आर, अभी तक जो हमारे पास फिफ्थ जनरेशन चल रही है जो AI बेस्ड है, और अभी तक जितने आप सिस्टम्स देखते हैं either it is in the form of a स्मार्ट वॉच या किसी एयरपोर्ट के ऊपर जो प्लेन्स हैं जिनके जरिए कंट्रोल हो रहे हैं वो वाले कंप्यूटर्स हैं, ये सभी के सभी बेस करते हैं AI के ऊपर, और ये सब के सब फिफ्थ जनरेशन पर बेस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी कंप्यूटर की टाइप्स की। तो बेसिकली इनके साइज और फंक्शनैलिटी के हिसाब से हम कंप्यूटर को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज एन एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। इनको डिटेल से हम आगे डिस्कस करेंगे। एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते जितना सबसे ज्यादा डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तो डिजिटल के फर्दर जो है वो चार टाइप्स हैं, दैट इज अ माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर्स। तो वन बाय वन इन टाइप्स को जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की। एनालॉग कंप्यूटर टाइप ऑफ कंप्यूटर जो सिर्फ जो है वो एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रीम डाटा को। जिस तरह के हमारे पास जो CRO है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल को लेके और उसी सिग्नल को जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ज्यादातर इस्तेमाल होते थे साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना या फ्रीक्वेंसी या रेजिस्टेंस को मेजर करना, रेजिस्टर को मेजर करना, इन सारी कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और इनकी जो एग्जांपल्स हैं दैट इज स्पीडोमीटर्स, बैरोमीटर्स, थर्मोमीटर्स, ECG मशीन, वोल्टमीटर्स, यानी कि जो एनालॉग इनपुट को कन्वर्ट करते हैं किसी स्क्रीन के ऊपर एज अ डिस्प्ले, ये सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। फर्दर हमारे पास जी सेकंड और इंपॉर्टेंट जो टाइप है दैट इज डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स जो है ये डिजिटल सिग्नल को लेके, एक डिस्क्रीट वैल्यू को लेके उसको ही आगे जैसे 1 और 0 वाला जो लैंग्वेजेस है जिसको हम डिटेल से फर्दर डिस्कस भी करेंगे, जिसके अंदर जो डिस्क्रीट वैल्यूज को कंप्यूटर एज ए इनपुट लेते हैं और डिस्क्रीट वैल्यूज में ही एज ए आउटपुट जो प्रोवाइड करता है, जैसे 1 और 0। 1 इज कंसीडर्ड एज अ हाई वैल्यू, 0 इज कंसीडर्ड एज अ लो वैल्यू, 1 इज यूज्ड फॉर ऑन, 0 इज यूज्ड फॉर द ऑफ। तो इस तरह डिस्क्रीट वैल्यूज को जो है वो डिजिटल सिग्नल के तौर पर जो इन्वेंट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप
एक एनालॉग जो वॉच है उसको देखते हैं तो सुइयों की मदद से उसके बाद अगर किसी जगह पर सुई आप उसमें 1 या 2 मिनट्स प्लस माइनस करके बता सकते हैं, बट एनालॉग में अगर 2 का डिजिट अगर शो हो रहा है तो 2 मींस 2, इट कैन नेवर बी 3। तो ये सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू को जो वो डिस्कस करता है, और इसकी वजह से जो एक्यूरेसी है रीडिंग्स की और आउटपुट्स की वो उतनी ही ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। जैसे कि हमारे पास जो एटीएम मशीन्स है, या जैसे हमारे पास पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो पेट्रोल डिस्पेंसिंग मशीन्स हैं, या जैसे सीओ ऑक्सीजन मीटर्स हैं, तो ये कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग सिस्टम का और डिजिटल सिस्टम का। जैसे एटीएम के अंदर जो डिजिटल सिस्टम है आप उसके जरिए कमांड देते हैं, बट जो मनी है वो काउंट होती है, वो मूव होती है थ्रू अ मैकेनिकल सिस्टम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो एक एनालॉग और डिजिटल दोनों सिस्टम्स मिलकर एक कंबाइन रिजल्ट देते हैं, तो उसको हम इस तरह के सिस्टम को हम हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। ओके जी, आगे हम डिजिटल कंप्यूटर्स की जो टाइप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। दिस वन इज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हम उसको अगर इन शॉर्ट बात करें तो ये ऐसा कंप्यूटर है जो मल्टीपल यूजर्स को, थाउजेंड ऑफ यूजर्स कैन बी हैंडल्ड एट अ टाइम। जैसे कि यूनिवर्सिटीज के अंदर हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके डाटा को या उनके लिए जो सिस्टम डेवलप किया जाता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। ये बहुत बड़े साइज में होते हैं, तेज होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, और जो कि थाउजेंड ऑफ यूजर को साइमल्टेनियसली हैंडल करते हैं। जो मेजर डिफरेंस है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के अंदर वो ये कि मेन फ्रेम जो पैरेलल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है एट ए टाइम, बट जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो एट ए टाइम किसी सिंपल टास्क को रन करवाता है एक प्रोग्राम को। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो 10,000 स्टूडेंट्स एक वक्त में डिफरेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर उन सब को इंडिविजुअली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है। बट सुपर कंप्यूटर यूज टू रन अ सिंगल प्रोग्राम बट फॉर अ वे फास्ट स्पीड एज द मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये एक यूजर या एक पर्टिकुलर टास्क को एक टाइम पे करता है, बट इसकी स्पीड जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से की निस्बत कई हजार गुने ज्यादा होती है। बट मेन फ्रेम कंप्यूटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर थाउजेंड ऑफ यूजर्स एट अ सिंगल टाइम। सारे लोग जो है वो अपना अपना जो इंडिविजुअल टास्क जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिसके अंदर मल्टीपल यूजर्स जो है वो एट ए टाइम किसी सिस्टम को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी मिनी कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में थोड़ा ही फर्क है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो था इट इज यूज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ यूजर्स एट ए टाइम, बट जो मिनी कंप्यूटर है इसमें जरा यूजर की तादाद कम हो जाती है। आप कह लें कि सैकड़ों की तादाद में आ जाते हैं, कुछ 100 लोगों के लिए। जैसे आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करें तो वहां पर अगर 50-100 एम्प्लॉइज हैं तो वो किसी सिस्टम को यूज करें, दैट इज अ मिनी फ्रेम कंप्यूटर। किसी हॉस्पिटल के अंदर को 15-20 डॉक्टर्स हैं, वो किसी सिस्टम को यूज करें, दैट इज अ मिनी फ्रेम कंप्यूटर। तो ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन, छोटे एजुकेशनल सिस्टम या छोटे कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वहां पर इस्तेमाल होते हैं, जो एट ए टाइम चंद 100 जो यूजर्स हैं उनको टास्क, इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर इन द इरा। इनमें वो तमाम कंप्यूटर शामिल हैं जिनको हम पर्सनल कंप्यूटर्स कहते हैं। वो लैपटॉप्स हैं, फोन है, टैबलेट्स हैं, पीसीज हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं। यानी कि ये एक टाइम में एक यूजर के लिए, आमतौर पर एक टाइम में एक यूजर के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यही जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं ये मिलकर नेटवर्क्स बनाते हैं और इंटरनेट के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और ये एक कंप्यूटर एक वक्त में एक यूजर को डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर ये सारे जो डेस्कटॉप्स हैं, नोटबुक्स हैं, लैपटॉप्स हैं, पाम टॉप्स हैं, ये सभी के सभी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, जो विद इन्वेंशन विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो इन्वेंशंस हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ द 5th जनरेशन कंप्यूटर्स, कि किस तरह एक जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है एडवांस लेवल इस्तेमाल करते हुए साइज में कम होते गए हैं, एफिशिएंसी में बढ़ते गए हैं, एप्लीकेशंस में बढ़ते गए हैं, और जो वैरायटी ऑफ टास्क है उसको साइमल्टेनियसली वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उनमें अगर हम बात करें स्मार्ट वॉच की, स्मार्ट वॉच को हम वेयरेबल कंप्यूटर भी कहते हैं कि आप इसको बाजू के साथ जो बांध के चल सकते हैं। और एक मेजर कंप्यूटर की जो
सारी एप्लीकेशन इसके अंदर होती है, जैसे वाईफाई है, जीपीएस है, उसके ब्लूटूथ है और डिफरेंट जो आपकी कॉलिंग एप्लीकेशन है वो सारी इसके अंदर होती है। इसके साथ साथ इसके अंदर सेंसर्स के जरिए जो हेल्थ के ऑप्शन है वो भी शामिल होते हैं। तो इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन द सीरीज ऑफ कंप्यूटर। देन हमारे पास आ जाता है जी क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर इज अ वेरी एडवांस type of a computer which based on the quantum particle for the performing of the complex task. तो due to the usage of the quantum particles इनकी जो performance होती है वो बहुत बेहतर होती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, कॉम्प्लेक्स टास्क को इजीली हैंडल कर सकते हैं और जो ऑपरेशंस है सुपर कंप्यूटर्स की निस्बत बहुत तेजी से फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 3D प्रिंटर। ये एक बहुत जबरदस्त इन्वेंशन थी जिसको चक हल ने 1984 में एक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स 3D ऑब्जेक्ट्स जो है उनको, जैसे कि एक पेन है तो अगर आप इस पेन को प्रिंट आउट करना चाहते हो तो एक 3D ऑब्जेक्ट जो है प्लास्टिक से या किसी दूसरे मटेरियल से बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटर। और बहुत सारे मटेरियल जैसे कि पॉलीमर, फूड इंग्रेडिएंट्स, प्लास्टिक्स जो है फूड ग्रेड प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल करके इसके जरिए बहुत सारे जो फिजिकल इम्प्लांट्स है, ह्यूमन बॉडी के इम्प्लांट्स है जैसे कि टीथ है या कान है या इस तरह की चीजें जो है वो डेवलप की गई हैं। तो इट इज ऑल्सो वेरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन द लेटेस्ट इरा। देन हमारे पास एक और बड़े ही एडवांस सिस्टम है वो डेवलप हुआ, दैट इज बायोमेट्रिक स्कैनर फॉर पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन। तो ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो स्कैनिंग प्रोसेस करते हैं बायोलॉजिकल फीचर्स को, यानी एक आदमी के बायोलॉजिकल फीचर्स को बेस बनाकर वो किसी डिवाइस को लॉक या अनलॉक या प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक आपके फिंगरप्रिंट्स है, आपकी जो पाम है उसका जो पैटर्न है, आपके रेटिना का स्कैन है, आपका फेस कट जो है, ये वो बेसिक पार्टिकल है जो हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी यूनिक पासवर्ड, नोबडी कैन टेक ओवर। इसको क्रैक करना मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दुनिया के अंदर 7 बिलियन पीपल मौजूद है और सभी के फिंगरप्रिंट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये एक यूनिक बायोलॉजिकल पैटर्न है हर पर्सन का। तो इसको यूज करना फॉर द इंक्रिप्शन ऑफ योर डिवाइस, फॉर द इंक्रिप्शन ऑफ योर डाटा, तो ये एक बड़ी यूनिक अप्रोच थी और इसको क्रैक करना ऑलमोस्ट जो है वो इम्पॉसिबल था। इसी तरह फिंगरप्रिंट्स, रेटिना स्कैन, आपकी वॉइस की टोन, आपका फेस कट है, आपके पाम है या आपका बॉडी हीट है या आपके स्मार्ट जेस्चर्स हैं, ये वो चीजें हैं जिनकी मदद से आपकी जो यूनिक बायोलॉजिकल पैटर्न्स हैं उनको आप एज ए पासवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस को लॉक अनलॉक अपने डाटा को इंक्रिप्ट करने के लिए। ओके जी, अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ कंप्यूटर की। तो ये ज्यादती होगी अगर हम इनको किसी डिफरेंट जो पैटर्न में डिवाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी एरिया, कोई ऐसा फील्ड है या कोई ऐसे हमारी लाइफ के अंदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे कंप्यूटर जो वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। वो डिजिटल कंप्यूटर है, वो एनालॉग कंप्यूटर है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर है, बट समहाउ हम जो है ना वो चारों तरफ से घिरे हुए कंप्यूटर्स के अंदर, कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर जो चारों तरफ हमें फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद एक हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर टूल इन द एजुकेशन सिस्टम नोन एज सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन जैसे कि गूगल क्लासरूम है, इस तरह जो लेटेस्ट बाकी एप्स हैं जिनकी मदद से आप जो वर्चुअल क्लासरूम और वर्चुअल लेक्चर्स और असाइनमेंट्स वगैरह के काम कर सकते हैं। दैट इज implementation of a computer in the education. That CBE includes control, delivery and analysis of learning process in the student। जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपकी लर्निंग और टीचिंग की तमाम जरूरियात को मीट करता है। इसी वजह से आजकल में एजुकेशन स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल हुई। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है वो 4 से 5 घंटे एवरेज वीक पे वेब सर्फिंग करते हैं फॉर द रिसर्च ऑफ देयर प्रोजेक्ट। तो इसलिए एजुकेशन और कंप्यूटर अब यूं कह सकते हैं कि अब ये शायद इनके बगैर एजुकेशन मुमकिन नहीं है। इस तरह बिजनेसेस के अंदर आपके बिजनेस का सारा डाटा, इन्वेंट्री है, सेल परचेज है, उसके अलावा आप अपने एम्प्लॉयज का डाटा हैंडल करते हैं, सैलरीज डिस्बर्समेंट करते हैं, लेन देन करते हैं, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, ऑनलाइन डिलीवरी करने के लिए, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, तो उसके लिए जो कंप्यूटर है वो बिजनेस के अंदर एक की रोल प्ले करता है। लाइक पे स्लिप कैलकुलेशन, बजट एस्टिमेशन, सेल्स एनालिसिस, फाइनेंशियल डाटाबेस, हर जगह पे
आप कुछ रिकॉर्ड कीपिंग से लेकर एनालिसिस से लेकर उसकी प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ये सभी चीजें जो है वो कंप्यूटर के जरिए पॉसिबल है। सेम इज द केस विद द डिफेंस। तो डिफेंस के अंदर जो एक की रोल प्ले करता है कंप्यूटर, ये जहां पर एक बहुत बड़ा अगर आपको पावर भी दे सकता है तो दूसरी तरफ आपको मफलूज भी कर सकता है। रिसेंट एरा में जो एक कन्फ्लिक्ट देखने में आया पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, उसमें भी बाय द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी यू कैन सी कि एक बड़ा डिफरेंस पैदा होता है सिनेरियोज के अंदर। तो डिफेंस के अंदर भी जो कंप्यूटर का है वो कम्युनिकेशन के लिए जो कम्युनिकेशन चैनल है, डिफरेंट डिफेंस के जो ऑपरेशंस है या उनके जो ऑफिसेज हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मिलिट्री की प्लानिंग और ऑपरेशन के लिए, डिजिटल वेपन्स के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोलिंग ऑटोमेटेड एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस, वो सारे के सारे रिलाय करते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर कि आप एक जगह में बैठ के ऑपरेशन सेंटर पे बैठ के अपने पूरे कंट्री का जो मैप है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है दैट आर यूज जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग को इस्तेमाल करते हुए आप एक मुल्क के किसी एक हिस्से पर बैठ के दुनिया के किसी भी हिस्से में जो है वो अगर अटैकिंग पोजीशन कोई बनती है उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं मिसाइल्स को टारगेट तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ न्यू इक्विपमेंट एंड वेपन सिमुलेशंस एंड द ट्रेनिंग, इन सब के लिए जो कंप्यूटर्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। मीडिया की बात करें तो मीडिया के अंदर भी मीडिया तो बेसिकली बेस ही करता है कंप्यूटर के ऊपर, टाइपिंग एंड डिजाइनिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन, वीडियो मेकिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, मूवीज, ब्लॉगिंग, यूज दैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाते, लास्ट नॉट लीस्ट हमारे पास आ जाते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जैसे कि बहुत सारी एग्जांपल जैसे CAD है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग है, इसकी मदद से आप जो अप्लायंसेस हैं या किसी बिल्डिंग है किसी का भी आप डिजाइन बनाना चाहते हैं तो 3D प्रिंटिंग या 3D मॉडलिंग के जरिए आप उनका डिजाइन बना सकते हैं। CM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, शिप बिल्डिंग, एरोस्पेस, प्रोस्थेटिक, हर जगह पर आप किसी भी तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब कंप्यूटर बेस्ड हो रही है। इवन के जो व्हीकल असेंबली है वो भी मोर देन 90% जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, रोबोट्स जो है उसको करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए भी कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दे गैदर्ड एंड द रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसका कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस करते हैं तो आप वेल अवेयर होते हैं कि आप रिस्क को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। प्लानिंग, कंट्रोल, शेड्यूलिंग, डिजाइनिंग, ये वो सारी चीजें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है जी। अब जो कंप्यूटर अब जितनी तेजी के साथ हमारी लाइफ्स के अंदर इंटीग्रेट करके जितना हमारी लाइफ जो वो डिपेंडेंट हो गई है तो ऑब्वियसली उतने ही प्लेटफॉर्म भी डेवलप हो रहे हैं, उतनी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी डेवलप हो रही हैं। तो अगर प्लेटफॉर्म इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है देयर इज अ ह्यूमन फैक्टर व्हिच नीड टू ऑपरेट द सिस्टम्स, इनको कमांड देने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देने के लिए, इनके लिए रूल्स या इंस्ट्रक्शन को सेट करने के लिए एक ह्यूमन फैक्टर की जरूरत है, ह्यूमन पर्सनैलिटीज की जरूरत है जो इनको इंफॉर्मेशन देते हैं, इनपुट्स देते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। तो इसी वजह से कुछ पर्टिकुलर पोस्ट हैं, करियर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर जो कंप्यूटर लाइन के अंदर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स हैं जो आप एज ए करियर जो वो अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चंद एक जो है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम इज आल्सो रेफर्ड एज अ प्रोग्रामर, कोडर, डेवलपर, यानी कि ये वो बंदा है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट एक वो बंदा होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ अ बिजनेस डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, यानी कि ये एक ऐसा शख्स है जो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी सॉफ्टवेयर के साथ भी वेल अवेयर होता है और उसके साथ साथ वो किसी डिपार्टमेंट की या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाह रहा है तो वो उसकी जरूरियात के मुताबिक रिकमेंडेशन देता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस की या इस पर्टिकुलर ऑफिस की ये रिक्वायरमेंट्स है और इसकी इन नीड्स को मीट करने के लिए आप सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो एडअप करेंगे। तो बेसिकली सिस्टम एनालिस्ट जो है ये एक ब्रिज के तौर पर काम करता है बिटवीन द कंज्यूमर एंड बिटवीन द प्रोग्रामर या कोडर जो है जो डेवलप कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर को, उनके दरमियान एक ब्रिज होता है और ये एक जो अपने कंज्यूमर है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो प्रोग्रामर्स तक, जो डेवलपर्स तक है, उन तक पहुंचाता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी हार्डवेयर इंजीनियर। तो जिस तरह जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं
वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेवलप करते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। तो जो हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं ये उस सारे हार्डवेयर को डेवलप करते हैं जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेट करवाते हैं, उस मशीनरी को डेवलप करते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि कोई कार असेंबली के लिए आपको रोबोट डेवलप कर रहे हैं, तो हार्डवेयर मैनेजर जब उनके सारा जो हार्डवेयर है वो डेवलप करेगा, उसका आर्म है या उसका जो सिस्टम है, उसके जो सर्किट बोर्ड है, उनकी जो बाकी मैकेनिकल सिस्टम्स है, हार्डवेयर इंजीनियर उसको डेवलप करता है, जिनकी इंस्ट्रक्शन जो है वो फिर प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है जी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा बंदा होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिप्लॉइंग, configuring, maintaining, mentoring, securing and operation of that network service। कि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है सिस्टम की डिप्लॉयमेंट से लेके उसके ऑपरेशन और उसकी कंट्रोल अथॉरिटी सारा यही बंदा होता है। ये इसकी डिप्लॉयमेंट को भी जो है वो ऑब्जर्व करता है, उसके ऑपरेशन को भी ऑब्जर्व करता है और उसकी मेंटेनेंस को जो है वो भी ऑब्जर्व करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन जो है वो डिलीवर करता है। नेक्स्ट हमारे पास जी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एज द नेम इज सजेस्टिंग, एक ऐसा बंदा है जो यूजर क्रिएट्स करता है, उनको डिजाइन करता है और उसके बाद उनको मैनिपुलेट, रिट्रीव, स्टोर, रिपेयर। गर्ज ये कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी एट दैट सिस्टम, जिसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीजें शामिल है, उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उनको ऑर्गेनाइज करना डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर उसका काम होता है। वो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको अगर डिलीवर करता है, उससे जो यूजफुल टास्क है वो लेता है। ये सारा काम जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर का काम क्या है जी? वेब डिजाइनर जो है ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप करता है। डिजाइन द लेआउट ऑफ अ वेब पेज और अ वेबसाइट फ्रंट एंड, यानी कि जो वेब डेवलपर है ये किसी वेबसाइट का फ्रंट पेज, जो अगर आप जब सर्फिंग करते हैं, वेब ब्राउजिंग करते हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलते हैं तो आपको जो उसका फेस नजर आता है, उसके ऊपर जो जो ऑप्शंस नजर आते हैं कि कौन सी चीज कहां पर नेविगेट करेगी, वो सारी की सारी जो डेवलपमेंट है, या आप यूं कह सकते हैं किसी कंपनी का जो ऑनलाइन फेस है वो ये वेब डेवलपर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर एक कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक या सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो एक फेस प्रोवाइड करते हैं, एक आप कह लें कि एक ऐसा पेज प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं या ऑपरेशनल जो बटन्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। उसके बाद जी फर्दर मूव करें, हमारे पास एक मल्टीमीडिया डिजाइनर है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसके अंदर ये लोग जो है वो क्रिएट एंड प्रेजेंट द इमेजेस, इंफॉर्मेशन फॉर द न्यूमेरियस मीडिया कंप्राइजिंग द वेब, टेलीविजन, मूवीज, वीडियो गेम्स। यानी कि ये लोग एडवर्टीजमेंट से लेके मूवी मेकिंग, गेम मेकिंग, इन सारी चीजों को हैंडल करते हैं कि ऑनलाइन जो कंप्यूटर की दुनिया में रहते हुए जो मल्टीमीडिया जितना भी इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो मूवीज हैं, व्लॉग्स हैं, गेम्स हैं, इमेजेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उन सारी चीजों को बनाते हैं, मैनेज करते हैं, अपडेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ये सारे के सारे मल्टीमीडिया डिजाइनर्स होते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये लोग क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स एंड थ्रेट्स। ये लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन होती है जो ऑनलाइन पड़ी होती है, उनकी जो वेबसाइट होती है, उनका जो डाटाबेस होता है, उनका जो सर्वर होता है, नेटवर्क सर्वर होता है, उनको तमाम एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट से सिक्योर करते हैं, किसी वायरस से या किसी हैकर से। उन सारों की जो सिक्योरिटी है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट पे होता है। और एट द एंड the teacher, the most important element of this whole system, the person who actually instruct the people how to use this technology। ये लोगों को सिखाता है टीचर कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और इससे किस तरह से काम लिया जा सकता है। क्योंकि जब तक टीचर डेवलप नहीं करेगा, टीचर डिलीवर नहीं करेगा, टीचर सिखाएगा नहीं, तो तब तक ऑब्वियसली ऊपर बताएगा कोई भी जो पोस्ट है, वो पर्सन जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। कोई अगर आपके ज़हन में सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका जो बाकी पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक एमके प्रिपरेशन का ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको इन फ्यूचर जो हमारे नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे इस सीरीज के, वो आपको बर वक्त मिलते रहें। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
अल्लाह हाफिज।